नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो रहेगी भारतीय संविधान के स्रोत, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा अच्छा टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है और टॉपिक भी इतना बड़ा नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, ये बड़ा ख़ास है। और ये ख़ास इसलिए कि हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। ले देकर 250 के आसपास अनुच्छेद, आर्टिकल सीधे यहीं से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसको बोला जाता है? भारत शासन अधिनियम को। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे संविधान के ज़्यादातर अनुच्छेद या हमारे संविधान का ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो इसका यही है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, और इसीलिए इसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। दो तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, आपातकालीन उपबंध। इमरजेंसी से संबंधित जो उपबंध हैं, जो वो हैं आर्टिकल, वो यहाँ से लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से। एक तो ये पूछा जाता है कि इमरजेंसी का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर है जर्मनी का वाइमर संविधान। तो ये बिल्कुल आपको अलग तरीके से करके रखने दोनों। आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद में शक्तियों के वितरण की सूची, जो अनुसूची 7 है हमारे संविधान की, 7th शेड्यूल है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा 3 जगह किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये हमारे संविधान में जो रखी गई हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो ये भी है बिल्कुल क्वेश्चन, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ जो अब वर्तमान संविधान में अनुसूची 7 में हैं। इसके बाद में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम पूरी तरीके से हम फेडरल नहीं है, पर हमारा जो फेडरल सिस्टम है ये भारत शासन अधिनियम से इसका आइडिया लिया गया है। तो ये 4-5 चीज़ हुई मोटी मोटी आपकी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आपातकालीन उपबंध, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ जो वर्तमान में 7th शेड्यूल में हैं, संघीय व्यवस्था, इसको भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे बढ़िया क्वेश्चन लास्ट वाला है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। अगला, अमेरिका का संविधान, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने जो लिया है उसमें हमारी एग्ज़ाम के लायक हैं। देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेरिका के लिए, उसमें क्लियर करवाया था कि मौलिक अधिकार को सबसे पहले अपने संविधान में जगह किसने दी थी? अमेरिका ने। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका ने रखा था और हमने भी यहीं से लिया है। ठीक है, हमने भी यहीं से लिया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। इसके बाद में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, मतलब ये कि विधायिका, लेजिस्लेटिव कोई भी कानून बनाती है तो जुडिशरी उसको चेक कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है या नहीं बना है ये कानून। तो इसी को बोला जाता है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है वो यहाँ से लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू, मूल अधिकार। इसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारा, ये पोस्ट हमने अमेरिका के संविधान में से ली है। और इसके साथ में बिल्कुल आपको पढ़ के रखना है कि उपराष्ट्रपति हमारा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये वास्तव में इसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, पर फिर भी इसका सदस्य होता, वो सभापति होता है। तो ये तरीका हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम वहाँ पर है। वहाँ का जो उच्च सदन है, जो अपर हाउस है, सीनेट,
तो सीनेट का वहाँ पर चेयरमैन कौन होता है, वहाँ का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। सेम हमने उठा लिया जो हमारा उच्च सदन है, अपर हाउस है राज्यसभा, उसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो दोनों बिल्कुल अच्छे हैं। उपराष्ट्रपति का पद प्लस राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, दोनों बातें हमने अमेरिका से लिए ये। इसके बाद में महाभियोग, इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट में देखो अनुच्छेद 61 के हिसाब से तो इम्पीचमेंट चलता है राष्ट्रपति के खिलाफ, पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, राष्ट्रपति पूछ ले, उपराष्ट्रपति पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज पूछ ले, सबके खिलाफ जो इम्पीचमेंट चलता है वो तरीका हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद में प्रीएम्बल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे भी समझें कि प्रस्तावना को भी सबसे पहले अपने संविधान में किसने जगह दी थी, अमेरिका ने। हमने भी यहीं से लिया है। तो दो चीज़ें हुई, मूल अधिकार और प्रस्तावना, दोनों को सबसे पहले अमेरिका ने रखा और अमेरिका से ही इनको हमने लिया है। वास्तव में हमारी जो प्रीएम्बल है वो नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो ऑब्जेक्टिव मोशन रखा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी ही को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। तो अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है, पर हमारी प्रस्तावना नेहरू ने बनाई है और ये प्रस्तावना के रूप में मानी गई है 22 जनवरी 1947 को। तो ये 4-5 चीज़ें हुई आपकी। मोस्ट मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से लिया है, अमेरिका ने ही सबसे पहले अपने संविधान में रखा। न्यायिक पुनरीक्षण, उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का जो खास है वो ये कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये तरीका भी हमने अमेरिका से लिया है। इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पूछ ले, उपराष्ट्रपति पूछ ले, जज पूछ ले, अमेरिका से। प्रीएम्बल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से। इसके बाद में एक और है, खैर वो ऐसे संविधान के स्रोत में नहीं आएगा, पर फिर भी आपको याद रखना है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया है। आया हुआ क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में, PIL जो जनहित याचिका बोली जाती है हिंदी में, ये अमेरिका से शुरू हुई है ये। और हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे भगवती, उनके समय में शुरू हुई थी ये। तो PIL को भी सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया। मूल अधिकार को अमेरिका ने, प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका ने। ब्रिटेन का संविधान, अब ब्रिटेन पहला देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, पर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है कि ये अलिखित है, जबकि लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है, अमेरिका। ब्रिटेन से हमने लिया है। देखो, एक तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे खास है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। और इसकी खासियत ये है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, विधायिका के। जैसे हमारे यहाँ पर PM है और उसके मंत्री हैं, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। विधायिका में भी लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो लोकसभा है वो निम्न सदन है हमारा। तो ये संसदीय शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका विधायिका में से बनती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में से बनती है, या फिर एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेटिव के। ये ब्रिटेन से लिया, दुनिया को ये देन ब्रिटेन की है। इसके बाद में राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक किसका, हेड ऑफ स्टेट का। जो हेड ऑफ स्टेट है वो सिंबॉलिक है, राज्य अध्यक्ष प्रतीकात्मक है। ये भी ब्रिटेन से लिया तरीका, क्योंकि सेम वहाँ पर एक ऐसा ही तरीका है वहाँ के राजा के लिए। अब देखने को तो ये राजा वहाँ का सबसे पहला आदमी होता है, नंबर 1 सिटीजन है, पर पावर इसके पास कुछ नहीं होती, ये सिर्फ रबड़ की स्टैंप है। अब ऐसे ही हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में है, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, कार्यपालिका का मुखिया होता है, पर वास्तव में पावर उसके पास नहीं होती, पावर होती है किसके पास, PM के पास। तो ये तरीका हमने कहाँ से लिया है, ये तरीका ब्रिटेन से लिया है। राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक होना, संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद में विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब कानून बनाने का तरीका। संसद से पास होगा, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में कोई भी कानून बन जाता है। तो एक्ट, अधिनियम जो हैं उनका जो प्रोसीजर है बनने का, विधायी प्रक्रिया है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने का तरीका, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके बाद में एक बहुत
मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। हमारे यहाँ पर सिर्फ देश की नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता नहीं होती। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद में जो रिटें जारी की जा सकती हैं वो किसके खिलाफ की जाती हैं? मौलिक अधिकारों का हनन होने के। तो जो रिट जारी होती हैं वो परमाधिकार रिटें कितनी हैं? 5 हैं। और ये रिट हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। आगे पढ़ेंगे अच्छे से, पर अभी सिर्फ इतना क्लियर करो कि रिट, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, कानून बनाने का तरीका, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक होना और संसदीय शासन प्रणाली, ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम के हिसाब से जो हमने कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से। अगला है आयरलैंड का संविधान। अब आयरलैंड के संविधान का देखो, बिल्कुल सबसे खास क्वेश्चन तो ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिए हैं। और भाग 4 में है मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिए हैं, भाग 3 में हैं। तो ये सबसे बढ़िया है आयरलैंड का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो नॉमिनेशन होता है, कितने मेंबर्स का? 12 का। राज्यसभा के लिए जो 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो खेल, कला या अन्य किसी क्षेत्र में अच्छा नाम रखते हों, उनको राज्यसभा भेज सकता है राष्ट्रपति नामांकन करके। तो ये तरीका हमने आयरलैंड से लिया है। दोनों बहुत बढ़िया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। पर शुरू के 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और 2 में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये 3 आयरलैंड के क्लियर होते हैं। इसके बाद में कनाडा का संविधान। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है, पर उसमें भी हमने थोड़ा सा चेंज किया। उसमें हमने चेंज ये कर दिया कि राज्यों को इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है और राज्यों के मुकाबले किसको पावरफुल रखा गया है? सेंटर को। अब इसीलिए हम पूरी तरीके से फेडरल में नहीं आते, संघीय शासन प्रणाली में नहीं आते, ना हम पूरी तरीके से यूनिटरी में आते, क्योंकि राज्यों के पास भी पावर है। तो इसीलिए हमारा जो केंद्र है, सेंटर है, वो ज़्यादा मजबूत है। पर पूरी तरीके से हम यूनिटरी नहीं है, एकात्मक नहीं है, पर हमारा जो केंद्र ज़्यादा मजबूत है। ये तरीका हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र ज़्यादा मजबूत है, ये तरीका हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। अब इसी से मिलता जुलता है अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअरी पावर, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब कोई ऐसा विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं हो, ऐसा विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं हो, उसको बोलेंगे हम अवशिष्ट विषय। रेसिडुअरी पावर है, और ये रेसिडुअरी पावर किसको दी गई है? ये केंद्र को दी गई है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? हमारी संसद के पास। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है कौन? संसद। जो तीनों सूचियों में विषय शामिल नहीं है उसको अवशिष्ट विषय बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। तो कनाडा से हुआ देखो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति, और अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? हमारे यहाँ पर केंद्र के पास। अगला ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ऑस्ट्रेलिया का एक तो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, जो अनुसूची 7 की मैं आपको 3 सूची बता रहा हूँ, बार बार 3 बार आ गया क्वेश्चन। एक तो 1935 के शासन अधिनियम से लिया, दूसरा हमारा केंद्र ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, जो कनाडा से लिया हमने। पर अवशिष्ट विषय उसको बोलते हैं जो इन तीनों में शामिल नहीं हो, वो हमारी संसद के पास अधिकार है उसको कानून बनाने का। अब उसमें जो तीसरी लिस्ट है उसको समवर्ती सूची बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। और इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। पर यदि दोनों के कानूनों में कोई टकराव है तो मान्य किसका होगा? केंद्र का।
ये केंद्र को ज़्यादा मजबूती है। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बिल्कुल। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रियम्बल का मैंने अभी बताया आपको कि नेहरू ने हमारी प्रियम्बल तैयार की थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखी गई थी। 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल अपनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा। और प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। पर उसमें भी एक और क्वेश्चन है कि हमारे प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो लैंग्वेज पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया, और प्रियम्बल पूछता है तो अमेरिका। जैसे आपातकाल का प्रावधान पूछता है तो 1935 का शासन अधिनियम, और यदि पूछता है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन तो जर्मनी। तो प्रस्तावना की भाषा, इसके बाद में अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो जॉइंट सिटिंग बोलते हैं जिसको, ये जॉइंट सिटिंग का आइडिया भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 में है, जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है और संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 2 क्वेश्चन ये हैं इसके। तो जॉइंट सिटिंग हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 4 चीज़ें ली हैं जो हमारे काम की हैं बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। अगला, जर्मनी का वाइमर संविधान, जो मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा चुका हूँ। यदि खाली आपातकाल की पूछता है, इमरजेंसी की पूछता है, तो ये तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, सस्पेंशन होता है, ये तरीका हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। जो जर्मनी के संविधान के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जर्मनी के संविधान को किस नाम से जाना जाता है? वाइमर के नाम से। एक तो यही क्वेश्चन इसका बिल्कुल खास है। तो मूल अधिकारों का सस्पेंशन जर्मनी से। इसके बाद में रूस, सोवियत संघ। अब रूस से लिया है हमने, देखो, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, 51A में, और भाग 4A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा रखे गए थे। शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने रसिया से लिए हैं, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, रसिया से लिए। और एक और इसमें बिल्कुल खास क्वेश्चन है, भारत के अलावा जापान एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को जगह दी है। क्योंकि ये ज़्यादातर साम्यवादी देशों में होते हैं मूल कर्तव्य, जहाँ पर साम्यवादी सरकारें हैं, बिल्कुल एक पार्टी की सरकार होती है, पूरी पावर उसके पास होती है। तो साम्यवादी सरकारों के यहाँ पर ज़्यादातर मूल कर्तव्य होते हैं। पर भारत और जापान 2 ऐसी डेमोक्रेसी हैं जिन्होंने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को जगह दे रखी है। और हमने हमारे संविधान में जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 51A, और भाग पूछता है तो 4A। इसके बाद में जो हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो ये 3 प्रकार के न्याय भी हमने कहाँ से लिए हैं? ये भी रसिया के संविधान से लिए हैं। हमारी प्रस्तावना में है ये तीनों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये रसिया से लिया गया है और अनुच्छेद 38 में रखा गया है इनको। ठीक है, तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मूल कर्तव्य और आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन तो खैर जर्मनी से है, पर मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, ये हमने रसिया से लिया है। ठीक है, आगे है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान का मैंने उस टाइम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया। ये 3 चीज़ें लिए हैं जो हमारी प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये दुनिया को फ्रांस की क्रांति की देन है और हमने भी फ्रांस के संविधान से लिया है इनको। और फ्रांस के संविधान में ये लिए गए कहाँ से? रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब है रूसो की, वहाँ से ये फ्रांस की क्रांति के लिए आए थे और फ्रांस के संविधान से ये हमने लिए हैं हमारे संविधान में। और वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनको जगह दी गई है। तो बिल्कुल अच्छा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके अलावा एक और है
गणतंत्रात्मक ढांचा जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है हमारा, ये भी हमने फ्रांस से लिया है। पर बढ़िया जो क्वेश्चन है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद में जापान। अब जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। कहने का मतलब ये है कि कानून किस प्रकार से काम करेगा। जो इंग्लैंड वाला था विधि प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, वो है कि मतलब कानून किस प्रकार से बनेगा, मतलब लेजिस्लेटिव किस प्रकार से काम करेगी। वो विधायी प्रक्रिया इंग्लैंड से ली है, पर वो कानून किस प्रकार से काम करेगा ये हमने जापान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और साथ में मैंने देखो ये रख दिया है, बिल्कुल पूछा जाता है क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे पुरानी राजाशाही और दुनिया का सबसे बड़ा राजमहल वर्तमान में जापान है इसका आंसर। जो इनकी राजाशाही है वो एक फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो उसका समय काफ़ी लंबा हो चुका है, 250 से ऊपर साल हो चुके हैं उसको। तो दुनिया की सबसे पुरानी राजाशाही प्लस सबसे बड़ा राजमहल किसका है, जापान का। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में साउथ अफ्रीका। अब देखो साउथ अफ्रीका का तो बिल्कुल सबसे खास यही है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी संविधान सभा के सदस्यों का उस समय ये मानना था कि हम चाहे कितना ही अच्छा संविधान बना लें पर समय के साथ इसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए जगह रखी कहाँ पर, अनुच्छेद 368 जो बात करता है संविधान में संशोधन की, अमेंडमेंट की। 3 प्रकार से अमेंडमेंट हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। पर ये संशोधन का जो तरीका है, आइडिया है, हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और यही एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे संविधान को मृत होने से बचाता है। ये हमारे संविधान को जीवित आलेख बनाता है, लिविंग ड्राफ्ट। मतलब ये समय के साथ इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, कोई ये ऐसी डेड चीज़ नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, उनके जो इलेक्शन का तरीका है, ये भी साउथ अफ्रीका से। बाकी जो मैंने बताया था वो नॉमिनेशन वाला, जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन है वो आयरलैंड से लिया गया है। और इनके इलेक्शन का तरीका अफ्रीका से लिया गया है। वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आयरलैंड वाला नॉमिनेशन वाला, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो ये इस प्रकार से भारतीय संविधान के स्रोत का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट में मैंने एक रखा है नोट लगा के, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। ये किसने बोला है, आइवर जेनिक्स। आइवर जेनिक्स एक विद्वान थे, इन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला है। जैसे भारतीय बजट को मानसून का जुआ किसने बोला है, ब्लैंकेट ने, ठीक है। ब्लैंकेट नामक विद्वान ने भारतीय बजट को मानसून का जुआ बोला है। और आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे संविधान पर यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि ये उधार का लिया हुआ है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे संविधानों से हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं, पर फिर भी हमारा संविधान है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं दुनिया से। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, वो भारत का है। ये भी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन बिल्कुल इसमें कई सारे क्वेश्चन खास हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।